आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से गुच्छों से ना बुलबुल के, गुल से गुच्छों से ना बुलबुल के गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। ये जिंदगी है जब तक फुर्सत न होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो, भजन कर लो बाबा के नाम से, माँ के नाम से। आइए इस समय मिला है तो इस सुंदर खूबसूरत इवेंट को सेमिनार के अंदर है कि हम संगीत के मेले के अंदर हैं। और उसके साथ आज फर्स्ट टाइम आज मौका मिला है कि आज इनका बर्थडे भी है, सबसे स्पेशल डे हमारे लिए, और जस्ट एक दिन बाद 12 अप्रैल को हमारा बर्थडे है। तो आज वाकई में मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। और बात करते हैं कि संगीत एक ऐसी चीज है जो आज कहते हैं उसके लिए शब्द की जरूरत नहीं होती, वो फीलिंग्स की जरूरत होती है। और आज आप लोगों ने यहाँ पे उनकी फीलिंग सुना होगा, तो वाकई में बहुत शानदार। लेकिन आज अपने बातों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सुनते हैं गीतांजलि मैम को। क्या मैं बोलूं, जहाँ इतने
कहते कि ये जो तालियां बज रही हैं हमारे लिए, ये तालियां हर किसी को नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये ताली बजवाने के लिए अपने अंदर हुनर का होना बहुत जरूरी है। तो और वो हुनर चाहे कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन उसमें मेहनत बहुत जम के करना पड़ता है। तभी आज मछली शहर में, ये श्याम सुंदर होटल में इतने सारे लोगों की तालियां मुझे मिल पा रही है। तो वो हुनर मेरे अंदर आया है। बस इसी हुनर की, कुछ हुनर के पीछे के जो चंद मेहनत है वो चंद ही बोलूँगी, क्योंकि अब वो बातें बीत गई, छोड़ो बात पुरानी, नए सफर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। और किसके जुबानी? ड्यू सॉफ्ट के जुबानी। तो आज इस संस्था में मुझे आने का जो मौका मिला, मैं यूँ कहती हूँ कि मुझे ड्यू सॉफ्ट ने क्या दिया, तो मेरे लिए इतना बड़ा चीज़ मिला है कि उसके बाद से जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ता है। मुझे ड्यू सॉफ्ट ने एक प्यारा सा खूबसूरत लाइफ पार्टनर दिया है, इंजीनियर विनय कुमार मौर्य जी को मिला मुझे मिले। और मैं अगर इस क्षेत्र में नहीं रहती और ये इस मुकाम पे नहीं रहते तो शायद ये संजोग नहीं टकराता, क्योंकि अगर कोई पॉपुलर होता है तो उससे पॉपुलर इंसान ही जुड़ता है, उससे नॉर्मल लोग नहीं जुड़ सकते हैं। तो आज जो मैं आपके बीच में बोल पा रही हूँ, कुछ अपनी जीवन के बारे में कुछ साझा कर पा रही हूँ, तो उसके पीछे संघर्ष भी बहुत रहा है। और मुझे ये मौका मिला है कि हमारे मम्मी पापा यहाँ पे बैठे हैं, तो आज उनको भी वो यादें ताज़ा हो जाएं। कुछ चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी, कुछ बातों को, कि आज से ठीक 2007 में पीछे चलते हैं, मेरे संगीत का सफ़र वहाँ से प्रारंभ हुआ। मैंने संगीत सीखा। संगीत के सफ़र में बहुत उतार चढ़ाव आया, ये कह लीजिए हर किसी के जीवन में आते, लेकिन अगर कोई स्पेशल इंसान जो गॉड गिफ्टेड, जिसे मिला हो कुछ हुनर, अगर वो उसे आगे बढ़ाना चाहता है तो इतनी आसानी से उसे हर कुछ नहीं मिलता। कहीं ना कहीं से रुकावटें इतनी ज़्यादा आती हैं कि कभी होपलेस होता है, कभी वो तुरंत हैप्पी हो जाता है, कभी मतलब उम्मीदें ही छोड़ देता है। तो ऐसी तमाम चीज़ों से मुझे भी लड़ना पड़ा। 2007 से मैंने सिंगिंग स्टार्ट किया। मैं तो बचपन से ही गाती थी। जब मैं 4 साल की थी तो मुझे मेरी मम्मी ही बताती थी, मेरी नानी जी भी सिंगर हैं, उनको भी आज मैं बोली थी, लेकिन वो अस्वस्थ थी, किसी कारण से वो नहीं आ पाई। मैंने उनको फ़ोन किया था तो वो उस अवस्था में नहीं थी कि वो आ पाए, नहीं तो आज मेरा ये सौभाग्य रहता, क्योंकि पहला जो वो रास्ता संगीत का मार्ग दिखाने वाली हमारी नानी जी हैं। मेरी नानी का ही अंश मेरे अंदर आया है कि तो उन्होंने कहा कि ये बेटी बहुत अच्छा गाती है, इसे आगे बढ़ाना है। वो भी बहुत अच्छे भजन मंडल में गाती थी, क्योंकि जहाँ भी भजन होता था उस जमाने में 1993 में जब अगर कोई महिला गाती हो तो उसे किस नामों से नवाजा जाता था, आप लोग समझ सकते हैं। उस टाइम पे CD, DVD और तमाम चीज़ों, इतनी सुविधाएं नहीं थी, ना ही यूट्यूब था, ना कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी जो नानी जी थी उस गाँव में इकलौती सिंगर थी। वो जब गाती थी मैं उन्हें सुनती थी। मैं 4 साल की जब थी तो मैं उन्हें सुनती थी, उन्हें सुन के कॉपी की, मैं गाने लगी। उसके बाद मेरे अंदर, कहते ना, मेरे पिताजी के जीवा पे सरस्वती माँ विराजमान थी कि उन्होंने मेरा नाम गीतांजलि रखा, तो वो खुद भी नहीं जानते थे कि मैं गाना गाऊंगी। तो ये संजोग होता है भगवान का। मेरी बड़ी बहन है अंजलि और मैं गीतांजलि, वो फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं। अभी वो PhD से पास आउट हुई हैं, PhD करके फाइन आर्ट से वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो वो बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती, मैं बहुत अच्छा सिंगिंग करती हूँ। मेरे भाई को आपने देखा ही, बहुत अच्छा ऑक्टोपैड प्ले करते हैं। तो कहीं ना कहीं से संगीत पूरे मेरे परिवार में है, तो वो मेरे अंदर आया। पापा ने नाम रखा, नाम के ठीक उसी अनुसार मेरा काम हो गया। जब संगीत के क्षेत्र में कोई भी मेरा रास्ता नहीं था तो मेरी नानी जी अपने साथ ले जाया करती थी। धीरे धीरे मैं चीज़ों को कॉपी करने लगी और रेडियो सुनती थी, चित्रहार आते थे दूरदर्शन में, तो जितने गाने थे ना मुझे भर्राटे आते। अब तो थोड़ा गाना कम हो गया, क्योंकि इतने गाने हमको गाने पड़ते हैं कि गाना देखते ही मैं गाती हूँ, कंफर्टेबल रहती हूँ। तो कहीं भी किसी शादी में जाऊँ, बिटिया तनी ही गाना गाओ, दादी लोग, मैं शुरू हो जाती थी। और शुरू होती थी तो बंद नहीं होती थी। तो लोग मेरी प्रतिभा को देख के बोले कि इसके कलाकारी को कभी मरने मत दीजिएगा, इसे आगे बढ़ाइएगा। फिर चीज़ें बदली। 2007 जब आया, जब थोड़े बड़े हुए, तो मैं मंच पे परफॉर्म्स करने लगी, क्योंकि वो संजोग बना। एक ऐसे कलाकार से मुलाकात हुई तो एक रास्ता बना, नानी जी का सहयोग रहा, मैं चीज़ों को सीखी। 2007 से मैंने पहला मंच शुरू किया और 2022 तक, अब तक मैं 23-24 हज़ार मंच तो कर ही चुकी होंगी। क्योंकि हम लोग एक दिन में 3-4 प्रोग्राम करते थे और
2 साल जो कोरोना ले लिया हम लोगों का टाइम, नहीं तो उसको अगर जोड़ी होती तो कम से कम नहीं तो 25 से 30 हज़ार तक तो पहुंच गया होता। तो ये हम लोगों की जो एक सीढ़ी होता है ना मुकाम का, तो वो बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। लेकिन आपको वो जो हुनर मिला है उसको तराशना है। ये नहीं कि आप थोड़ा सा सीढ़ी ऊपर चढ़े तो वहीं पे बैठ के आराम से एकदम रेस्ट करने लगे, नहीं। जब सीढ़ी मिली तो हमेशा ऊपर देखो कि कब खत्म होती है वो सीढ़ी, हमें लास्ट तक जाना है, ना कि 4 सीढ़ी के बाद हमें एंड कर देना है। तो मेरे माता पिता नानी के बाद हाथों में मेरी बागडोर ले लिए, समाज को तमाम तरीके से, अरे बिटिया को गवा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, फलाने के घर जाना है, ढमकाने के घर जाना है, ऐसे तमाम ताने का सामना मेरे माता पिता को करना पड़ा। घर परिवार में भी लोग मुंह फुला लेते थे कि ये क्यों कोई बात हुई, लड़की बड़ी हो रही, उसे गाना नहीं गाना चाहिए। लेकिन पापा मम्मी मेरे एक न माने, उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी। उन्होंने मेरे रुझान को देखा, उनको भी संगीत बहुत पसंद था, क्योंकि अगर माता पिता को कोई चीज ना पसंद हो तो बच्चा आगे बढ़ नहीं सकता। एक सफल व्यक्ति के पीछे उसके माँ बाप का भी हाथ बहुत जरूरी होता है, जितना पत्नी और पति का। मेरे माता पिता का हाथ मेरे पीछे था। मैं बहुत होपलेस हो जाती थी, पापा छोड़ देते हैं, मम्मी छोड़ देते, लेकिन नहीं, कभी कभी आपस में भी वो राय लेते थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो उन्होंने मेरे मेहनत को देखा। ये बच्ची सुबह 7 बजे से 5:30 बजे मैं उठती थी। उस टाइम में जब मैं 9th क्लास में थी, उस टाइम में उठती थी, 6:30 से 8:30 प्रयास करती थी। 9 बजे से मेरा स्कूल रहता था, 7:30 से 8:30 प्रयास करके और खाना पीना खा के ड्रेस पहन के चली जाती थी। शाम को मैं थकी हारी 4 साढ़े 4 तक आती थी, फिर मैं रियाज पे लग जाती थी और प्रोग्राम जो थोड़ा सा टाइम बचता था उसमें तैयार होकर प्रोग्राम में चली जाती थी। फिर वो रात भर का जगना, फिर मॉर्निंग से वही शेड्यूल शुरू हो जाता था। ऐसे करते 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 मैंने इंटर की पढ़ाई कंप्लीट की, कभी बंक नहीं मारा। ना ही जब मैं किसी प्रोग्राम में जाती थी तो मैं टीचर से कह देती थी कि मैं परफॉर्मर हूँ, मुझे प्रोग्राम करना है, मुझे मंच करना है, मुझे संगीत में आगे बढ़ना है। तो हमारे टीचर भी कोऑपरेट करते थे। क्यों? क्योंकि उसके एवज में मैं जब भी किसी भी मेरे स्कूल में कोई भी चीज़ें होती थी तो मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, तो उसका प्यार हमको मिल जाता था कि नहीं, इसके हकदार है तो इसे जाना चाहिए। फिर मैंने इंटर किया, उसके बाद मैंने आगे की शिक्षा, मेरे पापा का ये कहना था कि अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ाई के साथ साथ संगीत के साथ साथ संगीत की पढ़ाई करो। तो कम से कम 22,000 बच्चों का जो कंपटीशन होता है उसमें 23 सीट होता है। BHU जैसे यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई किया, तो एक टारगेट था कि मुझे BMUs निकालना है। फिर मैंने इधर मंच लगा हुआ है, उधर प्रोग्राम करना है, उधर आगे बढ़ना है, इधर रियाज करना है, उधर पढ़ाई भी करना है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, सब मुझे करना था। पापा ने रास्ता दिया, मम्मी ने रास्ता दिया, सपोर्ट किया। करते 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 मैंने फाइनली BMUs निकाला। 8वां रैंक मेरा BMUs में था। 23,000 बच्चों में 23 सीट में 8वां रैंक मेरा था। और जब मैं BMUs की तो उतनी ही ईमानदारी से मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। भोजपुरी यानी आज के ज़माने में उसे फोक कह सकते हैं, जो मिट्टी से जुड़ी संगीत होते हैं, वो मैं गाती थी। उसके बाद मैंने हिंदी गाया, गजल गाया, भजन गाया। लेकिन जहाँ से जननी है संगीत की, जो जननी है शास्त्रीय संगीत हमारा, हमारे जो हिंदू सभ्यता में शास्त्रीय संगीत की बहुत प्रधानता होती है। मैंने विधिवत तालीम लिया, उसकी पढ़ाई की, उसे शास्त्र पक्ष से पढ़ा, उसको समझा जाना कि संगीत में गहन अध्ययन किया। फिर धीरे 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 मेरा 3 साल कंप्लीट हुआ। फिर मैंने मास्टर भी किया। इसलिए किया कि अगर मैं एक अच्छी सिंगर हो जाऊं तो क्यों ना एक अच्छी शिक्षिका बनूं, कि मैं ये जो ज्ञान है मैं स्टूडेंट को बांट सकूं। क्योंकि मैंने संघर्ष किया है। आज भी वो बच्चे, उनसे पूछिए जिनके अंदर कला होती है और उन्हें सही गुरु नहीं मिल पाता, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, ना ही वो कहीं सीख पाते हैं, उनकी कला उनके अंदर ही मर जाती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं गा रही हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैंने जो कष्ट सहा है वो क्यों किसी को बताऊँ, मेरी अच्छाइयाँ क्या मैं वो बताना चाहूँगी। तो आज मैं मास्टर ले ली। मास्टर डिग्री लेने के बाद मैं 4 से 5 साल तक शिक्षिका भी रही हूँ। बनारस में कैटजी IIT प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें इंटर के बच्चों को मैंने शिक्षा भी दी 6 साल। और कहीं ना कहीं मेरे पापा का ये सपना था कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूँ, तो मैं उनके कहने पर वैकेंसी भी भरती हूँ। ऐसा नहीं है, मास्टर करने के बाद हम लोगों का ऐसा पढ़ाई है कि B.Ed करना जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नेट निकाले तो भी ठीक, मास्टर निकाले तो भी ठीक, आप कहीं भी वैकेंसी भर सकते हैं। तो मैंने भरा। लॉकडाउन में मैंने पढ़ाई किया, तो मैं नवोदय विद्यालय की भी शिक्षिका, मेरे पास कॉल लेटर आया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नवोदय विद्यालय आपने नाम सुने होंगे, सभी पढ़े भी होंगे।
तो मुझे एज ए टीचर के पोस्ट पे वहाँ से कॉल आया, लेकिन मेरे उसी दरमियान मेरा एंगेजमेंट था, तो मुझे नहीं लगा मुझे झारखंड जाना चाहिए घर परिवार छोड़ के, क्योंकि मेरे अंदर अगर हुनर है तो मैं फिर दोबारा से चाहे टीजीटी हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय, चाहे नवोदय हो, किसी भी तैयारी को मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है। तो जब मुझे वहाँ का ऑफर आया तो मैं छोड़ दी, क्योंकि मुझे करना क्या था, मुझे संगीत करना था, मेरा लक्ष्य वही था। मैं सारी चीज़ों को करते हुए, पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए, घर परिवार को देखते हुए, समाज को देखते हुए अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया। मैंने सोचा कि ये मेरा लक्ष्य है, अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हो जाऊँ, फिक्स पैसा, फिक्स कामयाबी और वहाँ फिक्स रहना, सारा कुछ एकदम अच्छे से सेट हो जाता। कैंपस में रहना, सुबह उठना, वही दिनचर्या, कुछ नया नहीं रहता। और हम कलाकार हैं, हमें रोज नया करने की इच्छा रहती है, हर नए लोगों से मिलने की इच्छा रहती है, नई नई बातें करना, नई नई चीज़ों को समझना, सुनना, नए नई जगह पे घूमना, अच्छे अच्छे खाने खाना, हर तरीके का शौक कलाकारों को होता है, इवेंट सभी को होता है। तो मैंने छोड़ दिया, इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे बहुत ऊंची उड़ान उड़ना था, और संजोग से देखिए मेरे जीवन में उड़ान दस्तक दे गई। उड़ान में उड़ते 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 फेसबुक पेज पे कौन जुड़ा? मिस्टर इंजीनियर विनय कुमार मौर्य जी। मैं लाइव गाती थी, मैं सब कुछ करती थी, उन्होंने मुझे देखा, वॉच किया, मैं इनको कैसे जानती थी, इतनी सारी भीड़ में, इतनी बड़ी दुनिया में, क्यों इन्हीं से मुलाकात हुआ, क्यों और किसी से नहीं हुआ? क्योंकि मेरे अंदर भी अपने भविष्य को लेकर चिंता थी। क्यों? क्योंकि मैं आज इतने ऊपर आई हूँ तो मेरा ऐसा लाइफ पार्टनर हो जो मुझे सपोर्ट करे, जो खुद भी टैलेंटेड है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि ये मुझे मिले। जब ये मिले तो मैंने इनको भी देखा, इनकी चीज़ों को समझा, चूँकि ये हमारे रिलेशन में भी थे, हमारी मम्मी जी, हम लोगों का बहुत क्लोज रिश्ता है। तो ये संजोग था कि ये फेसबुक पेज पे मिले, अगर ये पॉपुलर ना होते, इनका पेज ना होता, मैं पेज पे ना रहती, मैं पॉपुलर ना होती, तो ये क्यों मुझसे मिलते? कहीं ना कहीं से एक संजोग बना, और कुछ भगवान की भी रजा थी कि इनको मेरी झोली में आना था, मुझे इनकी झोली में जाना था। तो साथ साथ हम लोग जुड़े, बातें हुई, सब कुछ हुआ, देखा गया। मैंने इनका आज कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, आरती मैम कहती हैं कि अच्छा पहन लेना, ओढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, खुद अंदर से भी अच्छा रहना बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत चीज़ों को, मैम की बातों को सुनती हूँ और सीखती भी हूँ, मुझे सीखना है। लेकिन ये इन्होंने एक बात बहुत सही बोला कि अगर व्यक्ति कितना भी पढ़ ले, कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर वो घर में ही रहे तो उसका टैलेंट किस काम का? उसको इस मंच पे आकर के कुछ बोलने आना चाहिए, अपने टैलेंट को दिखाने आना चाहिए, तब हम मानते हैं कि इस बंदे में दम है और वो कुछ कर सकता है। क्यों? ये जो माइक है, ये माइक अगर यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेते हैं उनकी बात अगर छोड़ दूँ, अदर पर्सन की बात करूँ, तो अगर मैं ये माइक दे दूँ तो पहले तो ये समझ नहीं पाएगा, तो वाड़ी क्या समझेगी, है ना? तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि ये जो उड़ान टीम के लोग हैं ना, रात दिन एक करके इस काम में लगे रहते हैं। मैं देखती हूँ, मैं आरती मैम से सीखती हूँ कि 5 बजे उठ करके नहा के धो के पूजा करके घर परिवार में चाय वाय सब कुछ दे के मैं फुल एनर्जी के साथ जब मीटिंग लगाती है ना, तो मन खुश हो जाता है, और मैं इनसे सीखती हूँ। और इन्हीं को देख करके थोड़ा मेरा डिसबैलेंस हो गया था, मॉर्निंग वाला जो रियाज है, प्रैक्टिस है, मैं अपने काम में लगी थी। नहीं, जब जैसे मैम का कार्य है वैसे मेरा कार्य है, मैं अपने लक्ष्य से भटकूँ ना। मैम को देख के मुझे जुनून आया। हमारे पति देव, औरों के पति 8 बजे 9 बजे सो के उठते हैं, खराटा मार के पत्नियां लीजिए चाय लीजिए, लेकिन हमारे पति जी पहले ही उठ के 5 बजे अप टू डेट होकर के एकदम सूट वूट पहन करके फ्रेश मूड में एकदम बैठ करके मीटिंग जब ज्वाइन करते हैं ना, तो वो जो प्राउड फील होता है, क्या बताऊँ आपको। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पहला मुकाम है कि वो अपनी दिनचर्या ठीक करता है। दिनचर्या ठीक हो तो पूरा दिन अच्छा होता है, पूरा जीवन अच्छा होता है। दिनचर्या के बाद आती है उसकी उन पहलुओं पे ध्यान देना जो आज आप लोगों को बहुत जरूरी है। नए कुछ लोग जुड़े हुए हैं इस टीम में, जिनको ट्रेनिंग इस समय दी जा रही है कुछ महीनों से, कुछ सालों से। मैं बता दूं कि आज जो उड़ान में स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, आपको सबसे बड़ी बात है कमाई के साथ साथ पढ़ाई कमाई दोनों कहाँ मिलता है। लोग पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जा रहे हैं। उनसे पूछिए, हमारे यूनिवर्सिटी में 5-5, 7-7 साल PhD दे करके PhD का जो डिग्री
को रख करके 15,000 की जॉब करने जा रहे हैं। कहाँ? इंग्लिश मीडियम स्कूल में बगल के उधर फलाने वाले जगह पे, वहाँ पे पूछो क्या किए हैं? पीएचडी किया। बताइए पीएचडी करने वाले की जो जगह है, क्या वो 15,000 के लिए बना है? नहीं बना है। तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ भी रहे हो लेकिन कमा कुछ नहीं रहे हो। आप अगर उसको प्लस करो या माइनस करो तो आप पीएचडी में जितना पैसा फूके हो वो आपको डिग्री दे दिया, क्या आप उस डिग्री को भजा पा रहे हैं? क्या उस डिग्री का आनंद ले पा रहे हैं? क्या उस डिग्री से आप काम कर पा रहे हैं? नहीं। लेकिन ये जो ड्यूसॉफ्ट है, इन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला बड़ा ही सरल तरीके का कि आप आइए, पढ़ाई के साथ साथ अगर आप हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं या बीए में हैं, जितनी भी डिग्री आप लेते रहिए, लेकिन साथ साथ अपने को फिल्टर करते रहिए। फिल्टर होना बहुत जरूरी है। जब आप खुद फिल्टर होंगे तो दूसरों को उसी निगाह से देखेंगे और उसको भी फिल्टर करना चाहेंगे। देखो तुम्हारे में ये कमी है, तुम इसको अच्छा करो, वैसे करो, तुम बेरोजगार हो, चलो तुमको रोजगार दिलाते हैं। तो ऐसी जुनून कब आएगी? जब आप ड्यूसॉफ्ट के अंदर जाएंगे और ड्यूसॉफ्ट को जानेंगे। और मुझे भी लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हो ड्यूसॉफ्ट को नहीं जानते हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये ऐसा एक रास्ता है जहाँ से आप अपने जीवन को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं, जैसे कि हमने दिया। और मैं ये होने दीजिए, ये मेहनत का पसीना है ये पसीना आना भी बहुत बड़ी बात, इसकी अलग फीलिंग है, कोई बात नहीं। एसी वाला सुख भी चलता है, ये परिवार है ना, परिवार में हर तरीके की चीज़ें आती हैं तो सभी को फेस करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग भी बैठे हैं। मैं बता दूँ, ड्यूसॉफ्ट में जब से मैंने ड्यूसॉफ्ट को जाना है, मैंने एक चीज़ देखा है कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है। जो सिस्टम है, इसके सिस्टम के अंदर आप रहेंगे, सुबह शाम की मीटिंग अटेंड करेंगे और जितनी भी चीज़ें जो रूल है फॉलो करिए। यहाँ पे एक मैम ने दिखाया बूस्ट, जो एनर्जी बूस्ट है, मैंने उसको पिया। मैं बताऊँ अपने बारे में, वो आप भी उसको यूज करिए। इसलिए कि मैं कोई ये मत सोचेगा कि मैं उसका प्रचार कर रही हूँ, ना, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि उसने मेरे ऊपर काम क्या किया है। जब मैं गाना गाने जा रही थी, पिछले मेरे शादी के 1 मंथ पहले, मैं कंटिन्यू प्रोग्राम कर रही थी बहुत। मेरे हस्बैंड जब फोन करे, कहाँ है प्रोग्राम में, कहाँ है प्रोग्राम में, मतलब प्रोग्राम का एकदम लाइन लगा हुआ था। और शादी में मैंने 10 तारीख को लास्ट किया, मेरे 16 तारीख को शादी था, मैंने 10 तारीख को एंड किया। और मेरे 16 से लेकर 25 तारीख तक के जो जितने प्रोग्राम थे मैं कैंसिल कर दी। लेकिन जब मैं इस बूस्ट को पी, एनर्जी ड्रिंक को पी, तो मैं बताऊँ आपको कि मैं शाम को 2 घंटा पहले उसको पी लेती थी दूध में। जब मंच पे जाती थी ना तो ऐसा लगता था मेरे अंदर कोई जिन आ गया है। मैं इतने ज़्यादा गा देती थी कि जो कलाकार, जो जेंट्स कलाकार रहते तो कहते हैं भैया तू का पिए, तू का खा, तू कभी बताया। उसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसको ऐसे बोल दूँ कि ड्यू बीटा है, आप पीजिए, उसको पी करके ये फायदा होता है, जानते हो क्या सोचेगा? अरे जैसे एमवे का प्रोडक्ट है वैसे वो होगा, इसीलिए प्रचार कर रही है। मैंने उनको कहा कि अच्छा आप बताइए, लड़कियां तो कमजोर मानी जाती हैं ना आप लोग की निगाह में, आप बताइए, मैं भी तो एक लड़की हूँ और मुझे डबल मेहनत करना पड़ रहा है, मेरा रेगुलर प्रोग्राम है। तो मैंने उनको बताया कि ये फला ड्यू बीटा है, इसको पीजिए। और आप भी जो अगर इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो इतना तेज बजाएंगे कि इंस्ट्रूमेंट भी रोने लगेगा कि हमें क्यों बजा रहे। और वो प्रोग्राम में पूरा फुल एनर्जी, वो ड्यू बीटा का मैंने कमाल देखा वाकई में। मैं बता रही हूँ आपको, आप भी यूज करिए उसको। अगर स्वस्थ सेहत चाहते हैं तो 1000 कोई मायने नहीं रखता आपके जीवन के लिए, मुझे लगता है। नहीं तो 1000 से ज़्यादा आप अस्वस्थ होकर के डॉक्टर को दिखा के लाइन में, डॉक्टर जी ये पीड़ा है, डॉक्टर जी वो तकलीफ है, डॉक्टर जी ऐसा है, ये सारी चीज़ें आपका चला जाएगा। और 1000 नहीं 10,000 भी जा सकता है। इसलिए ड्यू बीटा पी करके अपने आप को स्वस्थ बनाना है और ड्यूसॉफ्ट के हर मीटिंग को अटेंड करना है। अब आई बारी हमारे हस्बैंड की। तो जब मैंने इनके अंदर वो इम्प्रूवमेंट देखा, स्किल डेवलपमेंट देखा, मुझे भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी कि मैं इतना समाज में आई हूँ, गई हूँ। मैं तो मेरे बारे में इन्होंने बताया है कि मैं अदर कंट्री में भी जाती हूँ। तो 2 साल से लॉकडाउन लग गया, नहीं तो अब तक मैं सऊदी अरब भी गई होती, न जाने कहाँ गई थी, क्योंकि वहाँ पे सांस्कृतिक कल्चर से मैं जुड़ी हुई हूँ, कल्चरल डिपार्टमेंट से। तो टूरिज्म गवर्नमेंट विभाग से जितने भी प्रोग्राम आते हैं अदर कंट्री के, तो वो हम लोगों के पास से होके जाते हैं। तो 2 साल थोड़ा मेरा लॉस हुआ, लेकिन आगे बहुत अच्छा होने वाला है। 2 साल मुझे रेस्ट मिला कि थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर उड़ान भरना है। तो अब देखिए उड़ान ने एंट्री मारा और मुझे उड़ान भरना है। तो आइए हम ये शपथ ग्रहण करते हैं कि इस उड़ान को कितने ऊपर तक लेके जाना है, जहाँ उसका कोई प्लेटफॉर्म ही ना हो, एंड ही ना हो, उस जगह तक जाकर के छलांग लगाना है। और क्या बोलना है? जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट। अब आई बारी मेरे हस्बैंड की। तो इन्होंने क्या कहा कि गीतांजलि जी आप इतना प्रोग्राम करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, मुझे समय कैसे मिलेगा?
मेरे प्रोग्राम होते हैं, आप मेरे साथ कैसे चलेंगे? तो अब देखिए ड्यू सॉफ्ट का चमत्कार। इन्होंने कहा कि मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ रेगुलर। मेरा काम कैसा होता है? वर्क फ्रॉम होम। कैसे? ऑनलाइन। कैसे? डिजिटल वर्क है मेरा। मैं सुन करके गदगद हो गई कि अब तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहेंगे और उनका जॉब भी उनके साथ रहेगा। सोचिए आपको घर बैठे काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? 10 घंटा जो खटने लोग जाते हैं, पेट्रोल भरा कर जाते हैं, आप तो घर से भी ये वर्क कर सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी मुझे नहीं लगता कहीं और किसी चीज़ों में मिलती होगी। खाने को, पीने को, रहने को, बोलने को, डोलने को, पढ़ने को, लिखने को, कहीं जाने को, कुछ बताने को, सब कुछ ड्यू सॉफ्ट देता है। और जब ये मेरे साथ आए, कुछ मंचों पे मेरे साथ गए, मैंने इनको देखा, ये मुझे देखे, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझे, तो मुझे लगा कि वाकई में ड्यू सॉफ्ट ने बहुत कुछ दिया है। मुझे तो दिया है, मेरे हस्बैंड को भी दिया है। और मैं बहुत ही धन्य हूँ कि मेरे साथ, मेरे माता पिता के साथ इतने अच्छे गुरुजन भी मुझे मिले हैं। आदरणीय केपी सर और आदरणीय आरती मैम, मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और आने वाली जनरेशन को यही कहना चाहूँगी कि आप ड्यू सॉफ्ट से जुड़े रहें, बने रहें और पूरी ईमानदारी के साथ कोई भी काम हो, अगर पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे ना, तो ईश्वर भी बोलेगा बता बंदे तेरी रजा क्या है। बहुत धन्यवाद। और मैं अपने हस्बैंड को बुलाना चाहूँगी, क्योंकि आज के इस टाइम में ऐसे पति सबको मिले, ऐसे पार्टनर सबको मिले, ऐसा परिवार सबको मिले। मैं परिवार को भी इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि अगर सपनों को पंख लगे तो उसे उड़ाना चाहिए, उसके पंखों को तोड़ना नहीं चाहिए। और ये पंख मुझे मिला है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उन पंखों में कलरफुल जो सपने हैं उसे सजा करके खूब ऊंचाइयों तक जाऊँ और अपने ड्यू सॉफ्ट का नाम रोशन करूँ।